Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand the economics for class 11th, and in economics we understand about the microeconomics. That chapter number is 3rd, that's name is the consumer equilibrium, and it is our second part. In this part our today's topic is a total utility and the relationship between the marginal utility and total utility, यानी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में हम आज अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं टोटल यूटिलिटी होती क्या है. टोटल यूटिलिटी का सेंस अगर देखें तो नॉर्मली कहता है द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कंजप्शन इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. यानी कि एक कंज्यूमर क्या करता है, जितनी भी यूनिट्स होती हैं जो वो कंज्यूम करता है सारी यूनिट्स को. जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आपको चाहिए जो 4 चपातीस चाहिए, तो 4 चपातीस क्या है, 4 चपाती से जो भी आपको अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिलती है या फिर ये कि जो भी कंजप्शंस आपका होता है जिससे आप खुद को सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या करती है, ये यूनिट आपकी यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी में कन्वर्ट कर देती है. नॉर्मली देखिए होता क्या है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं फिर से एक बार रिव्यू कर दूं. यूटिलिटी का सेंस जो होता है नॉर्मली उस उपयोगिता से होता है, उस यूजेस से होता है जो हम किसी गुड्स एंड सर्विस को यूज करने के बाद महसूस करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, हम जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज को यूज करते हैं वो सारी की सारी मिलके हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे मैंने कहा कि हमको भूख लगी होती है तो हम पहली चपाती खाते हैं, फिर दूसरी चपाती, फिर तीसरी, देन चौथी. हमको पता है कि चौथी चपाती खाने के बाद हम सेटिस्फाई हो जाते हैं. तो ये जो चौथे नंबर की यानी कि 4 चपातियाँ मिलके क्या करती हैं, टोटल हमारी यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं. आगे भी देखा है दैट इज द टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अटेंड फ्रॉम द वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंजप्शंस. यानी कि मार्जिनल, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी की बात हमने की तो उसमें क्या 1 एडिशनल यूनिट की बात करता है. यानी जब भी मार्जिनल यूटिलिटी की बात आएगी तो 1 एडिशनल. जैसे मान लीजिए पहले यूज किया तो उसके बाद हमको और जरूरत थी तो हमने अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए जो दूसरा यूज किया, इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि अगर सिंपल वर्ड में देखें तो जो फॉर्मुलेटिव सिचुएशन है इसका वो साफ साफ रिप्रेजेंट करता है कि हमने देखा हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है. यानी हम क्या करते हैं, पहला कंजप्शन करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं. तो इन सभी को जोड़ के क्या होता है, हमारा जो 4th नंबर का आता है. यानी कि ऐसे समझिए इसका, पहली यूनिट पे हमारा, फिर हमने एक किया, फिर हमने एक किया, फिर हमने एक किया, टोटल कंजप्शन कितना हुआ, 4 यूनिट्स का हुआ. ठीक है, और ये टोटल कंजप्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, टोटल यूटिलिटी को. यानी कि हम जितनी यूनिट्स ऑफ द गुड्स एंड थिंग्स को हम कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम जो करते हैं, वो जितने हैं सबको अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, हमने इनको क्या किया, आपस में ऐड कर दिया. ये सीरियल नंबर मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, और ये यूनिट्स हैं. तो ये सारे यूनिट्स मिलके क्या करते हैं, 4 यूनिट हो जाते हैं. और ये जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुल्ली सेटिस्फाई होते हैं. और ये सेटिस्फैक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, टोटल यूटिलिटी को. इस तरीके से देखें तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU. सिग्मा का सेंस सम से होता है, इसलिए जितना भी यूटिलिटी हमारी या मार्जिनल यूटिलिटी होती है, अगर सबको जोड़ दिया जाए आपस में तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल यूटिलिटी को. और द टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ अ मार्जिनल यूटिलिटी. अगर देखें तो जो टोटल यूटिलिटी होती है इस तरीके से वो क्या होती है, सबकी एडिशन होती है, किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी की. फॉर द एग्जांपल द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमिंग द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर सोज इन द टेबल्स. अब देखिए यहाँ पे जो टेबल्स दिए गए हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या बताना चाहता है, कैसे बताना चाहता है मार्जिनल यूटिलिटी को और टोटल यूटिलिटी को कैसे समझा रहा है. तो यहाँ पे से कह रहा है कि हमारे पास यूनिट्स हैं या फिर कहिए गुड्स, यूनिट्स ऑफ गुड्स X है. देन हमारे पास क्या है, उसका MU है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन आफ्टर टोटल यूटिलिटी यानी कि TU. और जैसा फार्मूला कहता है टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा MU. तो हम क्या कर रहे हैं, ये गुड्स 1 है, ये गुड्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड एटलीस्ट 7 तक आपकी बुक में दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने आपको पहले बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, निगेटिव तो नहीं होती बट डिक्लाइनिंग रेट में होती है, पॉजिटिव में.
यानी कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स को कंज्यूम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है या उसकी यूटिलिटी होती है वो डाउन होती है, यानी कह लीजिए कि निगेटिव होती चली जाती है। तो हमने सबसे ज़्यादा जो यूटिलिटी मिलनी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है सबसे ज़्यादा हमको मिलती है पहले यूनिट पे। यानी कि अगर देखें पहले यूनिट पे 40 मिलती है तो दूसरे यूनिट पे हम देखें तो हमको 10 यूनिट कम होता है, 30 मिल जाती है। एंड एटलीस्ट थर्ड यूनिट पे देखें तो 20 हो जाती है। देन फोर्थ यूनिट पे 10 हो जाता है। यानी कि हम देखें तो लगभग सेटिस्फाई हो जाते हैं हम फोर्थ यूनिट पे। और फिफ्थ यूनिट जैसे ही कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है, यानी कि हमें ज़्यादा की अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी और कंजप्शंस की। लेकिन इनकेस अगर हम इसके बाद भी करते हैं तो हम निगेटिव होते चले जाते हैं। याद रखिएगा, यानी कि हमारा जो कंजप्शन होता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, निगेटिव होनी शुरू हो जाती है। बट द वे ऑफ थिंक कि हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी अगर हमारी यहाँ पे क्या है 40 है, ठीक है, तो हमने देखा कि इसके पहले कोई कंजप्शन नहीं है तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो सिग्मा एमयू, यानी कि इसके पहले अगर कुछ होता तो हम उसको इसमें ऐड करके यहाँ पे राइट ऑफ करते। तो इसके पहले कोई नंबर हमारी यूटिलिटी नहीं है तो हम इससे 40 रख लिया, यानी कि 40 में 0 को ऐड कर लिया इज इक्वल टू 40। अब 40 में फिर हमने क्या करना है 30 को ऐड कर देना है, यानी कि 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। यानी कि हमारा क्या है, जैसे दूसरी यूनिट को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जा रही है 70 की हो जा रही है। एंड 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90। यानी कि हम जैसे तीसरी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं जो टोटल यूटिलिटी है वो कहाँ तक पहुँच रही है 90 के लेवल तक पहुँच रही है। और 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहीं पे पूरी हो जा रही है। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर हम एक हाथ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, यानी हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन में या टोटल यूटिलिटी में बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन अब बदलाव क्या आता है, जैसे हम और आगे कंज्यूम करते हैं 6th यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 100 माइनस 10 यूनिट है, यानी कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो डिक्लाइन होनी शुरू होती है। बट ये निगेटिव नहीं होती है, डिक्लाइन जरूर होगी लेकिन निगेटिव नहीं होगी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन होने के साथ साथ निगेटिव भी हो जाती है। अब देखिए 90 टोटल यूटिलिटी है, 90 में से फिर हम क्या करेंगे 20 यूटिलिटी, 7th यूनिट जब यूज करते हैं तो -20 हो जाता है। और -20 की सिचुएशन में हमारी जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है 70 तक पहुंच जाती है। इस तरीके से देखें तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, निगेटिव तो नहीं होगी लेकिन क्या होती है डिक्लाइनिंग रेट पे आती है। पहले वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करती है, ग्रोथ करती है, पॉजिटिव लेवल तक जाती है। और 100% होने के बाद जैसा उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को, तो उसके बाद से वो डिक्लाइन होनी शुरू होती है अगर उसके बाद भी वो कंजप्शन करता रहता है। तो यहाँ टेबल के मारे बेसिस पे मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया। फिलहाल लैंग्वेज भी कहता है कि इन द टेबल 2 द टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग टिल द 5th यूनिट, 5वीं यूनिट तक ये क्या कर रहा है, रेस कर रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी भी जो है वो क्या है पॉजिटिव मोड में है। लेकिन जैसे 6th यूनिट पे जाता है क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होती है 5वीं यूनिट तक 100% होता है, 6ठी में 100% था क्योंकि वहाँ पे कंजप्शन जो हमारा होता है 6ठी यूनिट का वो 0 हो जाता है, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो कहता है कि मार्जिनल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फिगर। ये जो फिगर दिया गया था इसके हम थ्रू सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलते हैं तो यहाँ पे जैसे बनता है हमारा फिगर क्या बनता है, पहले इसको देख लिया जाए। फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा, फिगर कुछ इस तरीके का TU का बनता है और इस तरीके का MU का बनता है। ये Y हो गया, ये 0 हो गया, ये X एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसमें कहता है द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग कर्व्स। तो इस कर्व से थ्रू हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन होता है जो टोटल यूटिलिटी होती है ये इस लेवल पे हाई होती है। तो यानी कि जहाँ पे ये E आती है या इक्विलिब्रियम सिचुएशन आती है वहाँ पे ये पॉइंट क्या होता है, A जो है वो एकदम दोनों इक्वल होता है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज स्टिल द मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है पॉजिटिव होता रहता है तब तक टोटल यूटिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती रहती है, यानी कि ये बढ़ती रहती है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। अब देख लीजिए पॉइंट E क्या है, ये मैक्सिमम है, और पॉइंट B क्या है 0 है।
मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पॉइंट ए से आगे की तरफ बढ़ती है, सॉरी टोटल यूटिलिटी तब तक वो पॉजिटिव होती है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। The point E is the uppermost point and point B the consumer is prefer the started due to the zero utility। यानी कि अब कंज्यूमर को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रिसीव नहीं हो रहा है। द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। अब थोड़ा देख लीजिए, अब क्या है ये टोटल यूटिलिटी जब यहाँ से निगेटिव होनी शुरू हो जा रही है तो यहाँ से ये क्या है, ये डिक्लाइन होना शुरू हो जा रहा है। यानी कि टीयू डिक्लाइन होना शुरू हो जा रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, निगेटिव होनी शुरू हो जा रही है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप है जो कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आपको फिगर के बेसिस पे बड़े आसानी से आप इसको समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये फिगर है। यानी कि अगर देखें तो 40 यूनिट था हमारा कंजप्शंस, तो 40 वही टोटल यूटिलिटी भी थी, 30 और ऐड हुआ यानी कि मिनिमाइज हुआ, कम आया। अगर देखें 10 यूनिट डिक्रीज हुआ तो हमारा क्या हुआ, 70 की तरफ इंक्रीज कर गया। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये इंक्रीज कहाँ तक करती है, पॉइंट ई तक और पॉइंट बी तक। जब तक यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तब तक हमारा जो ग्राफ होता है वो दोनों पॉजिटिव सिचुएशन में होता है। यानी कि हमारी जो डिक्लाइनिंग होती है मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी की, वो डिक्लाइन नहीं होती। लेकिन जैसे ही निगेटिव होता है एमयू, वैसे ही क्या होता है, हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो भैया ये है क्या, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जब बात करते हैं तो इसमें साफ साफ कहता है कि जैसे जैसे हम कोई एडिशन यूनिट को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। यहाँ कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ स्टैटिटी, ठीक है। एंड एज is an important law of consumptions which is universally accepted। ये एक ऐसा लॉ ऑफ कंजप्शन है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करते जाते हैं, उसकी जो यूटिलिटी होती है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। इट इज़ द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिशियन इकोनॉमिस्ट H. गोसेन, जिसको हार्मैन गोशन के रूप में भी जाना जाता है। द नेम इज द गोशंस फर्स्ट लॉ। इसको गोशंस फर्स्ट लॉ, ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पहले पूछ लिया करता था, जो कि अभी 12th के पार्ट से हट गया है, इस वजह से ये फर्स्ट ईयर में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि गोशंस लॉ क्या है। तो गोशंस लॉ जब भी बात करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें होता क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल लॉ। ये फंडामेंटल और यूनिवर्सल लॉ है। कैसे है, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज वी गो ऑन यूटिलाइजिंग द स्टैंडर्ड एडिशन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी the continuously the marginal utility obtained from use of every एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। तो जैसे आपको बताया गया कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी बताया कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक चपाती खाते हैं, तो हमारी जो भूख का जो मैक्सिमम सिचुएशन होता है वो क्या होता है, पहले ही चपाती के ऊपर क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। यानी कि अगर आपको घर में भूख लगी हो और घर में कुछ खाने को हो, बहुत कम मात्रा में हो, तो जैसे फर्स्ट बाइट आप ईट करते हैं तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। यानी कि पहली चपाती खा लो और दूसरी ना मिले तो काम चल जाएगा, दूसरी खा लो तीसरी भी ना मिले तो काम चल जाएगा, चौथी खा लो, मतलब तीसरी खा लो चौथी ना मिले तो काम चल जाएगा। यानी कि पहली ही जितनी इंपॉर्टेंट है, पहली जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी दूसरी तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन जैसे अगर पहला नहीं मिलता है तो हमें भूख एबिलिटी सी पड़ी रहती है। यानी कि सीधे हम पहले के बेसिस पे ही क्या करेंगे, तीसरे चौथे की कंजप्शंस की बात नहीं कर सकते। तो जब भी करेंगे तो पहले पॉइंट की बेसिस पे बात करेंगे, यानी कि पहली चपाती से हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ कहता है जैसे जैसे सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है, अभी हमने एक एग्जाम्पल जो देखा उसमें साफ साफ बताया कि यहाँ हमारा अगर मार्जिनल यूटिलिटी है तो सेटिस्फैक्शन जैसे जैसे मिलता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। तो डिक्लाइन का मतलब डिमिनिशिंग से ही तो है, घटते हुए क्रम में तो जा रहा है वो। तो यहाँ पे कहता है कि इट अगर्स और द हैपेंस
इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपको भूख लगी तो कितना खा लोगे, जितना आपका पेट डिमांड करता है, जितना आपका स्टोमक में रिक्वायरमेंट होती है, भूख जितनी लगती है उतने को ही आप खा सकते, उतनी ही रिक्वायरमेंट में क्वांटिटी में यूनिट किसी भी कंजप्शन को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अब क्या होता है, कुछ लोग पेट तक खाते हैं, गले तक खाते हैं, कोई बाहर तो नहीं ना खाता, कुछ लोग क्या करते हैं उसको खाते तो वहाँ पे बाकी जो एडिशनली वो कंजप्शन करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे ये पूरी तरीके से क्या होता है, अप्लाई होता है। Therefore, this law is called the fundamental and the universal law of satisfaction. इस वजह से ये लॉ क्या कहलाता है, फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन कहलाता है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज द स्टॉक ऑफ अ गुड्स इंक्रीजेज विद द पीपल, marginal utility obtained from the additional unit of that commodities decreases after the limit। तो नॉर्मली यहाँ पे जो कह रहा है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एज द स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीजेस विद पीपल। स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है, लोगों के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज करना पड़ता है, डिमांड जैसे आएगी उसके हिसाब से हम इंक्रीज करेंगे, लोग जितने ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटीज। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक एडिशनल यूनिट को ऐड करने से, यानी अपने कंजप्शन में एक एडिशनल यूनिट को और हम ऐड जब करते हैं तो उससे हमको क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे वो कमोडिटी मिलती रहती है तो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होनी शुरू होती है आफ्टर अनलिमिटेड, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी जो यूटिलिटी होती है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। मार्शल के डेफिनेशन को अगर देख ले, द एडिशनल बेनिफिट्स विच अ पर्सन डिजर्व from a given stock of a things diminishes with every increases in the stock that he already has। तो नॉर्मली कहता है कि उसकी जो यूटिलिटी होगी, देखिए यहाँ पे कहता है गिवन स्टॉक द थिंग्स डिमिनिशेस विद द एवरेज स्टॉक। जो थिंग्स है वो डिमिनिशिंग होती है, उसकी उपयोगिता जो होती है वो कम होती चली जाएगी। कैसे, जैसे ही वो क्या करेगा, एक एक यूनिट को और जो उसके पास अवेलेबल है उसको कंज्यूम करता चला जाएगा। अब कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड एक्सेप्शंस के रूप में आता है। सॉरी, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अ लॉ डिमिनिशिंग यूटिलिटी और द एजम्पशंस ऑफ अ लॉ, ये किस तरीके से होता है, कंजप्शंस कहता है कंजप्शन ऑफ अ गुड्स शुड बी कंटिन्यूअस। ये कंजप्शन जो हो वो लगातार, अब ऐसा नहीं है कि हमने एक चपाती खाई और दूसरी चपाती आधे घंटे बाद खाई तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो एज इट इज़ ही बनी रहेगी। उसमें कंजप्शंस का जो हम कह रहे हैं कि हम डिक्लाइन जो कर रहे हैं, ये डिक्लाइन वाली सिचुएशन नहीं होगी। क्योंकि अगर देखिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली कंजप्शन करते हैं तो उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो फुल्ली सेटिस्फैक्शन की तरफ मूव करती है। लेकिन अगर बीच में गैप हो, भूख लगी है खा लिया, पूरा नहीं खाया, एक चपाती खा लिया छोड़ दिया, फिर आधे घंटे बाद खाया, फिर वो रिक्वायरमेंट तो वो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली होता है तो इस सिचुएशन में ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड वर्क करता है। इन केस ऑफ अ गैप दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। द साइज ऑफ कंजप्शन यूनिट्स शुड बी प्रॉपर, जो साइज हो क्या हो वो प्रॉपर हो। जैसे अगर देखें तो हम पतली या थिन रोटी चपाती को अगर खाते हैं तो अगर कोई मोटी चपाती हमें देता है तो क्या होगा, वो 4 चपाती के बराबर एक होगा। तो पहले ही रिक्वायरमेंट में हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। यानी कि जो पहली ही बाइट अगर हम कंज्यूम करते हैं, पहली चपाती को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है वो वहीं पे हमको मिल जाएगी। यानी कि अगर साइज में डिफरेंसेस आता है तो ये लॉ उस पर काम नहीं करेगा। फिर कहता है ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंजप्शन शुड बी होमोजीनियस, एक जैसी होनी चाहिए, एक सिमिलर कॉन्सेप्शन में होनी चाहिए। इन केस ऑफ द हेटेरोजेनियस ऑफ द यूनिट्स द लॉ बिकम्स इनअप्लीकेबल। यानी कि अगर हम जो खा रहे हैं, हम मान लीजिए क्या कर रहे हैं, चपातीस खा रहा है, अब इसके अगर कोई स्वीट ला के रख देता है या फिर कोई और हलवा ला के रख देता है तो चीज़ें अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी बात करें, यहाँ पे यूनिवर्सल कॉन्सेप्शंस की बात कर रही है, यानी कि एक जैसी ही चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर है। फिर कहता है द प्राइस ऑफ अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ गुड्स शुड बी स्टेबल, जो प्राइस हो किसी गुड्स की। अब मान लीजिए क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिक रहा है, उसकी यूटिलिटी अच्छी है, लेकिन किसी ने क्या किया, कम प्राइस में उससे बेहतर प्रोडक्ट या उसके आसपास का प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया, तो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डाउन हो जाती है, फिर उसकी तरफ मूव नहीं करते। तो ये अभी कह रहा है कि प्राइस जो हो सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फिर कहता है इन इनकम
एंड कंजप्शन द प्रोपेंसिटी ऑफ द कंज्यूमर्स शुड बी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कंज्यूमर क्या हो, तैयार बैठा हो कि भैया हमको इस प्रोडक्ट को खरीदना ही खरीदना क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन नहीं, ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर का जब मन करेगा तो खरीदेगा, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए, ये वो डेली गुड्स होनी चाहिए जो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो और कंज्यूमर तैयार भी हो। प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, कंज्यूमर जो है कंजप्शंस के लिए उसको क्या हो, तैयार बैठा हो। फिर कहता है नो चेंज शुड बी टेक अ प्लेस इन फैशन नेचर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर के फैशन नेचर और इंटरेस्ट में अगर बदलाव नहीं आता है तो एप्लीकेशन, ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर कहता है द ओनली वन नेसेसिटी और द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर कैन बी स्टडीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम, यानी इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक ही रिक्वायरमेंट को हम स्टडी कर सकते हैं कंज्यूमर के, वो भी किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। इन केस ऑफ कलेक्टिव वांट्स दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। अगर मान लीजिए कलेक्टिव वांट्स है, अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट या ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू देख लिया जाए, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहाँ पे हमारे पास आइसक्रीम है और उसकी यूटिलिटी, हमको भूख लगी है, आइसक्रीम खाना है, तो हमने पहली यूनिट को खाया तो हमको 20 मिला, दूसरी को खाया 16, तीसरी को खाया 10, चौथी को खाया 4, यानी कि हम लगभग अपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और 5th यूनिट को लेते ही हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कि इससे ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा भी हमको 6th यूनिट कोई खिलाता है तो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो निगेटिव की तरफ मूव कर जाती है, जैसा कि यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है। यानी कि अगर देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद 0 हो जाती है, जबकि टोटल यूटिलिटी 0 नहीं होती है या फिर निगेटिव नहीं होती है। इज दैट क्लियर? आई होप सो। Thank you in this video. If you have any type of the problem, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.